डिलिमिटेशन की अभी इतनी जल्दबाजी क्यों है? वो इसको आदेश देते हैं, इसको करना पड़ता है। झूठ और फरेब इसके रग रग में बसा हुआ। बॉलीवुड के बाद, जी, ग्लैमर इंडस्ट्री के बाद सबसे जालिम कास्टिंग काउच पॉलिटिक्स में है और जर्नलिज्म में। सबसे ज्यादा नाम लिए स्मृति ईरानी जी का, ये क्यों ऐसा? क्योंकि उनका लंबा इतिहास रहा है। सिर्फ मोदी जी के साथ, मोदी अय्याश है, स्मृति ईरानी का छोड़ो, बहुत अय्याश है, और एक दो से इसका काम नहीं चलता है। इसके बड़े गंदे किस्से हैं। इस बार एसआईआर जो लाए, इसके पीछे क्या एजेंडा होगा इनका? इस आदमी के हाथ से कोई नेक काम हो नहीं सकता। ये दुष्टात्मा है और हर वो काम करेगा जिससे देश और हिंदू धर्म का नुकसान। जो प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी की या अपनी मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जो पोर्न पेडलर है, पोर्नोग्राफी पेडल करके उसने पैसे बनाए हैं, प्रोफेशनल पोर्न पेडलर है अमित मालविया। डिलिमिटेशन की अभी इतनी जल्दबाजी क्यों है? इसको बाहर से इसके जो आका है ना, ग्लोबलिस्ट माफिया, जी, कन्वर्जन माफिया, जिसकी वजह से ये पीएम बना पड़ा है या सीएम बना था, वो इसको आदेश देते हैं, इसको करना पड़ता है। वो माफिया है कौन? मैन ऐसे थोड़े ना इस्लामी देशों से इसको बड़े बड़े मिलते हैं, क्या बोलते हैं वो जो सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑनर है ना, कहाँ कहाँ से लेके आता है, सिर्फ ज्यादातर इस्लामी देशों से। इस और क्या क्या कंसेशंस दे रहा है आपको पता भी नहीं है ना। अब चाइना के साथ वॉर में झूठ बोल गया, बहुत सी टेरिटरीज ने चाइना को दे दी और बताने की हिम्मत नहीं है कि मैंने सरेंडर कर दी है। तो झूठ और फरेब इसके रग रग में बसा हुआ। ये मुझे पता नहीं था, पता टाइम लगता है। आप तो वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बहुत बार अपना आवाज उठाई है, लेकिन अभी इसको क्यों अपोज कर रही हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, फ्रॉम डे वन अगर किसी ने उसके खिलाफ लिखा, और इलेक्शन कमीशन पे भी हमने जाके एक ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफर की थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल खराब है, इस वजह से मैं तो रिजर्वेशंस के खिलाफ हूं। पर मैं कह रही हूं अगर आपको ज्यादा महिलाएं चाहिए तो देयर आर बेटर वेज। महिला तभी पॉलिटिक्स में अपने बलबूते आ सकेगी अगर क्राइम और करप्शन कम है। अगर वहां पे जो लोग बात करते हैं खुलेआम, कास्टिंग काउच है, एमपी की टिकट लेने के लिए, एमएलए की टिकट लेने के लिए कोई कास्टिंग काउच है, कास्टिंग तो काउच कैसी बॉलीवुड में हम बहुत सुनते हैं, एक्टिंग जगत में, मतलब चलचित्र जगत में बहुत ज्यादा कास्टिंग काउच। अभी अब पॉलिटिक्स में कास्टिंग काउच आप कैसे, ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। हर प्रोफेशन में है, एकेडेमिया में है बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे मत कीजिए कि आपको पता नहीं है कि कास्टिंग काउच बहुत सारी डोमेन्स में, इंक्लूडिंग एकेडेमिया में, और मेरे पास तो अब लोग खबरें खुद भी ला रहे हैं जब से मैंने ये मोर्चा खुला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसा कास्टिंग काउच है। आप दंग रह जाएंगे सुनते हुए। कास्टिंग काउच हर जगह है, लेकिन अभी पॉलिटिक्स में इतना खोल के कोई पहले नहीं बोला था, किसी ने नहीं बताया था कि पॉलिटिक्स में भी ऐसा स्ट्रांगली ऐसा होता है, जिस तरह आपने अपनी बयान रखा है। बॉलीवुड के बाद, जी, ग्लैमर इंडस्ट्री के बाद सबसे जालिम कास्टिंग काउच पॉलिटिक्स में है और जर्नलिज्म में। और ये मैं आज नहीं कह रही हूं, जब विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे ये हो रही थी चर्चा, मेरा लेख लिखा हुआ, अभी मुझे आपके बात से याद आया, जहां मैंने कहा है कि संभ्रांत परिवारों की महिलाएं जो अपनी इज्जत और सम्मान बचाकर रखना चाहती हैं, वो इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं जाती क्योंकि दे आर नॉट सेफ, सेक्सुअली सेफ। और मैंने ये भी लिखा था कि अगर मैं रात को, मैं मधु किश्वर किसी भी उम्र में किसी मिनिस्टर के बंगले से रात को 9 बजे 10 बजे निकलती दिखूंगी किसी को, तो तुरंत ये होगा कि अरे ये तो अय्याशी कर रही थी उसके साथ। ये इमेज है पॉलिटिशियंस, और करते हैं और करवा रहे हैं बड़े पैमाने। आपने इसमें सबसे ज्यादा नाम लिए स्मृति ईरानी जी का, ये क्यों ऐसा? मैंने नहीं इतना लिया जितना
सुब्रमण्यम स्वामी तो अब ले रहा है, हाँ, वो तो 2013-14 से उनका नाम बीजेपी और आरएसएस सर्कल्स में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था, क्योंकि उनका लंबा इतिहास रहा है। जी और सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं, तो मैं नहीं कहती, मैं क्यों खंगालूंगी किसी की पर्सनल लाइफ, बट इट इज पब्लिकली नोन। दो टके का पत्रकार भी दिल्ली में या कहीं जानता है ये बातें, सिर्फ नौटंकी करते हैं मधु किशोर से पूछने के लिए, आपने स्मृति ईरानी का नाम लिया। अरे प्रेस क्लब में बैठ के क्या क्या नहीं बोलते पॉलिटिकल महिलाओं के बारे में, सब पता है, सबको पता है, इससे ज्यादा पता है जो मधु कह रही है। सिर्फ मैं खुल के बोल देती हूँ, जो बात पे मुझे कॉन्फिडेंस होता है मैं खुल के बोलती हूँ, बाकी डरते हैं, और कोई बात नहीं। आपण माने वर्तमान आमर जो सेगमेंट देखुथिले एथिरे मधु जी बहुत बड़ बड़ स्टेटमेंट देले, जेमिति कि मोदी जी हेउछंती आंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम, प्रो क्रिश्चियन, आउ एमिति कि से हिंदू मानक एगेंस्ट रे बहुत गुडे आमर जेमिति कुहंतु एक्शन प्लान करिसंती, जोटा एबे मधु जी ठारो हमें सुनुथिले। ता सहित सबुठु बड़ स्टेटमेंट हेउची पीएम मोदी हेले सीआईए रो प्लांटिंग एजेंट बा सीआईए द्वारा परिचालित, एमिति अनेक किछि स्टेटमेंट देइचंती। आसंतो आउ किछि जानिबा आमे मधु जी ठारो। जी मधु जी, एक बात और जाननी है आपकी, अभी जो स्टेटमेंट्स है सोशल मीडिया पर अभी लास्ट मार्च मतलब 2026 में बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी है। पहले तो आपके ट्वीट्स काफ़ी रीपोस्ट होते थे, आपका वो सोशल मीडिया पे आप पहले से एक्टिव हो, अभी ज़्यादा वायरल हो रहा है, बीजेपी आईटी सेल की नज़र आपकी ट्वीट्स पर है। और अभी देखिए अभी सिचुएशन देश में जो चल रहा है, एक तरफ है मतलब वर्ल्ड में वॉर चल रहा है, एक तरफ एप्स्टीन फाइल का लिंक चल रहा है, इधर 4 स्टेट में इलेक्शन है। ये समय क्या आप इसको ढूंढ रही थी ये समय, या फिर ऐसे ये हुआ, या कैसे मतलब हाउ? देखिए मैं देखती नहीं हूँ, आप लोग देखना शुरू कीजिए थोड़ा अध्ययन करके जी। You should study the person's history before posing. I did not raise it. I only talked about उनकी educational qualification. उसके अलावा SGPC लॉ अमेंडमेंट, शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर, डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे को लेकर, वैक्सीन और कोविड का जो स्कैम था, मोदी ने जो ब्रांड एम्बेसडर बन के पुश किया, was against the vaccines. I openly said कि जेनोसाइड करा रहे हो आप, और मैं तो वैक्सीन नहीं लूंगी, तुम मुझे गोली भी मारने को की धमकी दोगे ना, कहोगे गोली खानी पड़ेगी अगर वैक्सीन नहीं लेती, मैं गोली खा लूंगी, तुम्हारी वैक्सीन नहीं लूंगी। खुल के विरोध किया मैंने दर्जनों बातों का और तथ्यों के साथ, और मेरे वीडियोस हैं 2-2 घंटे के, मोदी के अक्षम्य अपराध यानी अनफॉरगिवेबल क्राइम्स ऑफ मोदी। जी। ये वीडियो है, मोदी से मोह भंग क्यों ये हमें डिसअपॉइंट कर रहा है, हिंदुओं का दुश्मन बन गया है, हमने सोचा था थोड़ा हमारा भला करेगा। अब मुझे तो नहीं पता था कि वो ट्वीट जिसमें मैंने कोई नई बात कही नहीं थी, कोई बड़ी बात कही नहीं थी, स्वामी कब से चिल्लाया जा रहा था, उसके ऊपर किसी ने शोर मचाया नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा कि यहाँ ये जो कहा जा रहा है मोदी अय्याश है, स्मृति ईरानी का छोड़ो, बहुत अय्याश है, और 1-2 से इसका काम नहीं चलता है, इसके बड़े गंदे किस्से हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, गुजरात के लोगों से पूछो और गुजरात के जर्नलिस्ट से पूछो जो इसके पीछे पीछे जाते थे रात को, जब ये सीएम बंगले से रात को निकलता था खुद ड्राइव करके कार कहीं ना कहीं जाने के लिए, रात को कौन अकेले निकलता है, नहीं तो वो भी और एक राज्य के सीएम, वो भी, और इसके बंगले में कौन कौन आता था, ये सारी कहानियां किससे इतने भद्दे गंदे मैं सुन चुकी थी 11 सालों में, लेकिन मैंने वो उठाए नहीं थे। अब वो ट्वीट में मैंने कह दिया अय्याश है, वो पता है सबको। अब जैसे कांग्रेस में चिदम्बरम जी की भी छवि ऐसे ही है, और जो उनको अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं। वो महिला पत्रकार जो उनसे करीब रही हैं, उनसे पूछ लो क्या है उनका चरित्र इस मामले में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, या मनु सिंघवी का जो केस आया था, आपको याद है ना उनके ऑफिस में। अब सवाल ये है, ये नोन फैक्ट्स है, कुछ लोग, अधिकतर लोग डर जाते हैं, नहीं कहते, मैं डरती नहीं हूँ, तो मैंने कह दिया ये सही है। और इसकी अय्याशी मैंने कहा, ये मेरे ट्वीट में लिखा,
इसकी अय्याशी को मैं नजरअंदाज कर देती कि ठीक है, जो महिलाएं चाहती हैं इसके साथ जुड़ना तो करें। मैं वो, अगर ये इतना हिंदू विरोधी, हिंदुओं का दुश्मन ना निकला होता। मैं इसलिए आज उबल कर बोल रही हूँ कई सालों से, क्योंकि ये सिर्फ अय्याश होता, करप्ट होता, जो करप्ट बहुत है ये, जी तो मैं फिर भी क्या, हिंदुओं का दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन। मैं कहती हूँ ना, जिन्ना भी नहीं था, इतना बड़ा दुश्मन औरंगजेब भी नहीं था, क्योंकि जो करते थे वो खुलकर करते थे। ये अंदर घुसकर रावण की तरह साधु का भेष बनाकर ये अपहरण करता है। तो इसलिए मेरा खून खौलता है इसके खिलाफ। और मैंने नहीं सोचा था कि वो 13 मिलियन, मतलब कितने करोड़ों में चला गया वो एक ट्वीट। कभी शायद सब, हाँ, वो ट्विटर बहुत बहुत ज्यादा। वो कोई उसमें ऐसी खास बात थी नहीं। इसका क्या मतलब है? हम्म, ये मधु की कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। वो तो कब से कह रही थी, नहीं सुन रहे थे लोग, कम सुनते थे। और भाजपा का आईटी सेल मुझे इतनी गालियां दिलवाता रहा है, इतनी गंदी गालियां 2014 से। मैं पूरी किताब इकट्ठी कर रही हूँ, जी मोदी जी को दूंगी मैं पब्लिकली, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी पूरी पुस्तक पोस्ट करके, कि मैं कहती क्या हूँ। मैं कहती हूँ आपने कोविड के मामले में देश से बहुत अन्याय किया। आप कहते हो कुत्ती। कहती हूँ कि शाहीन के समय या सिंघू बॉर्डर के समय आपने खालिस्तानियों को जिस तरह एक साल तक हाईवे बंद करने दिए, ये देश के साथ बहुत बड़ा अपराध था। आप कहते हो कुत्ती, राज्यसभा सीट, मतलब ऐसे कितने गंदी गंदी गालियां। और मैं अब आपको आज नहीं, कब से कह रही हूं, जिस पार्टी का या जो प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी की या अपनी मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जो पोर्न पेडलर है, पोर्नोग्राफी पेडल करके उसने पैसे बनाए हैं, प्रोफेशनल पोर्न पेडलर है अमित मालविया। तो आप अपने घर में ऐसा मैम, आप व्यक्ति, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हो, आपके ऊपर कोई मतलब एक्शंस नहीं हो रहा है क्या? पर ये तो उसने खुद ही अपने ट्वीट्स में लिखा हुआ है कि वो कस्टमाइज्ड पोर्नोग्राफी सप्लाई करता है, उसके ट्वीट्स में है। मैं नहीं कह रही हूँ, उसी के ट्वीट्स में है वो पोर्नोग्राफी सप्लाई करता रहा है और अभी भी शायद करता होगा। इसका क्या मतलब है? जो पार्टी, जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है मीडिया से, मैं क्या अंदेशा लगाऊं? आप अपने घर में रखो ड्राइवर भी जो पोर्न पेडलर हो। देश का प्रधानमंत्री अपना मीडिया मैनेजर रखता है, तो मैं क्या कहूँ? नहीं, आप देखिए, आप जब अभी बताएं कि सीएम जब थे गुजरात के, तब ये कितने साल की पहले की बात है, जब मोदी जी गाड़ी लेके निकलते थे। और जब थे सब गुजरात के जर्नलिस्ट से पूछो ना, किसी की हिम्मत है तो मुझे तो बताते। मतलब आप ये जो बात बोल रहे हो, ये करीब 12-15 साल पहले की बात है। देखिए, ये सीएम बने 2001 में जी और सीएम रहे 2014 तक। जी 13 साल की बात है, 13 या साल, 12, 12.5 साल। 12.5 साल की बात है। हाँ, तो 12.5। उस टाइम अगर मोदी जी ऐसे थे, तो अभी क्या वो 75 साल में पहुंच गए, उनकी एज अभी ऐसे में हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, नए नए कपड़ा पहनते हैं, सूट पे उनके कहीं पे दाग नहीं होता है, वो पूरे दिन काम करते हैं, फिर भी इतने फिट एंड फाइन अरे दिन में 5-6 बार कपड़े बदलता है आदमी, जो वो या तो पागल है, क्रैकपॉट है, और या इतना वेन है। आप सोचिए, मुझे एक बार टाइम नहीं मिलता। अब जो मैं इस प्रोग्राम के लिए बैठी हूँ, ये सुबह से यही कपड़े मैंने पहने हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बदल के आई, कोई बहुत खास तैयार हो गया। ये व्यक्ति 5-6 बार दिन में कपड़े बदलता है, हर ओकेजन के लिए कम से कम 5-6 बार जो बदलता है। आप सोचो कितना टाइम जाता है। क्यों? ना इसी में ही टाइम चला जाता है। वो जो बोलते हैं सोते नहीं है, 24 घंटे काम करते हैं, आज तक छुट्टी नहीं लिए, छुट्टी नहीं लिए, ये सब मतलब नौटंकी सारे। सास बहू सीरियल भी देखते हैं वो तो। ये आपको कैसे पता चला सास बहू सीरियल देखते हैं हमारे पीएम? उनकी कॉन्वर्सेशंस में वो जो गुजरात के ना उल्टा चश्मा, क्या बड़े एडमायरर रहे हैं उसके। हाँ, हाँ, वो खुद बोलते हैं, मतलब इतने घटिया घटिया सीरियल देखते हैं। और स्मृति ईरानी जी को पार्टी में लाना या राज्यसभा का मेंबर बनाना, तो सास बहू सीरियल से ही उठाया ना।
तो उसी से प्रभावित हुए होंगे, और तो उन्होंने क्या बड़े काम करे थे। नहीं, देखिए अभी ये बात आप जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो, इसका मतलब जो एप्स्टीन फाइल के साथ उनका लिंक है, वो मोदी जी है ना? शायद वहां भी जाते होंगे ऐसी के लिए, एप्स्टीन मुझे आइलैंड। देखिए, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम आया है, जी। इनके मिनिस्टर का, नहीं, सबसे करीबी हरदीप पुरी मिनिस्टर जी का का नाम। 450 बार नाम है उसका, जी। इनका भी है, और अभी तक थोड़ा दबा हुआ है। जिस दिन ट्रम्प की मर्जी हुई वो शायद बहुत कुछ रिलीज भी कर दे, इसलिए मोदी जी की हालत खस्ता है, और जी, ट्रम्प कुछ भी इनसे करवा रहा है, तो कोई तो ब्लैकमेल इसीलिए पॉइंट है। शायद क्या इतनी आंतरिक बवाल के बीच वो इजराइल जा रहे हैं। जिस दिन गए उसके नेक्स्ट डे वार हुआ। इसराइल जा रहे हैं, ट्रम्प के कहने पर रशिया से ऑयल बंद कर दिया, और हर चीज में जी हजूरी कर रहे हैं, इस्लाम की जी हजूरी, ट्रम्प की जी हजूरी, इसराइल की जी हजूरी, चाइना की जी हजूरी, सबके पास एविडेंस है इनके खिलाफ। इसलिए अभी जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन है उसमें एसआईआर उनका बड़ा जो ईवीएम हैकिंग का तो पहले से ही अपोजिशन ला रही है बहुत बार, लेकिन इस बार एसआईआर जो लाए इसके पीछे क्या एजेंडा होगा इनका? इस आदमी के हाथ से कोई नेक काम हो नहीं सकता, ये दुष्ट आत्मा है, और हर वो काम करेगा जिससे देश और हिंदू धर्म का नुकसान, हर वो काम करेगा। ये नौटंकी है इसकी, कभी यहाँ तिलक, मैंने कहा ना जैसे रावण आया था साधु के भेष में, ये भी साधु का भेष धारण करके हमें तबाह करने आया। और मैं मानती हूँ हिंदुओं का खात्मा निश्चित है अगर ये बना रहा पावर में कुछ और साल, या बीजेपी आरएसएस बनी रही, वी आर फिनिश्ड। सो वी, आपके उड़ीसा में अच्छी भली जी सरकार जी, थी, उड़ीसा, नवीन ये मैं पूछने वाली थी आपसे, उड़ीसा में ये कैसे, मतलब हाँ वो बीजेपी वाले खुद आश्चर्य हो गए थे उनके लिए सीट देने के लिए, वो किसको सीट देंगे, वो उनके बीच में ही बहुत बड़ी चर्चा हो गई थी। नवीन पटनायक की सरकार था, बीजेडी गवर्नमेंट था। ही वॉज अ वेरी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। नवीन राइट। पटनायक लोग की ज्यादा शेखी नहीं बघाड़ते थे, चुपचाप जो भी करना होता था करते थे, और कभी उनका ये नहीं था कि मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने चला जाऊं। ही वॉज वेरी नहीं, पॉपुलर। एक्चुअली आप ये भी देखिए 2019 से 24 तक जो बीजेडी गवर्नमेंट था वो एक्चुअल काम उसी 5 साल में 19 से 24 के बीच में ही किए, और वो 24 में ही वो सीट से चले जाते हैं। और जो बीजेडी यहाँ पे जो मीडिया में एक चर्चा रहता है, बीजेडी के जो पांडियन है उनके लिंक है बीजेपी के साथ, वो बार बार दिल्ली जाते हैं और उनके अमित शाह के साथ मीटिंग होती है। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स है मीडिया में सुनने के लिए मिल रही है, ये सब क्या सच है मैम? आप ज्यादा जानती हैं उड़ीसा के साथ तो कितना अन्याय किया इन्होंने, जी। और आप स्वयं जानती हैं रिगिंग होती है, तेजी और बड़े पैमाने पर ये रिगिंग कर रहे हैं, और इन्होंने परफेक्ट कर लिया है ये आर्ट इलेक्शन मैनेजमेंट का। इट्स अ वेरी डेंजरस गेम, बट ही इज डूइंग इट बिकॉज अभी तक इनको ग्लोबलिस्ट माफिया का सपोर्ट रहा है। बिल गेट्स की कितनी चाटुकारिता करते हैं, सारा आयुर्वेद रिसर्च उनको सौंप दिया, डब्ल्यूएचओ और बिल गेट्स को, बिल जो गेट्स। माफिया संस्था है। बिल गेट्स तो माफिया ओपनली बोलते हैं इंडिया इज लाइक लैबोरेटरी फॉर अस, उनके वो एंड फॉर जेनोसाइड। बिल गेट का एजेंडा क्या है कि दुनिया में केवल 10% लोग जिंदा रहे, 90% को उड़ाओ, वो फालतू हैं। और वो एजेंडा मोदी कितनी उत्सुकता से उछल कूद करके इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको कैसे ना मानूं मैं देश और धर्म का, ये तो मानवता का दुश्मन है, तो पूरी इसका मानव मतलब जाति। आपने जैसे बताया कोविड वैक्सीन वो डीपॉपुलेशन का एक पार्ट था, हम ये बोल सकते हैं? पूरी तरह से जो जो कोविड के वजह से हुआ, आपका सारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ, रिप्रोडक्टिव पावर्स में कमी आ रही है, और खड़े खड़े लोग ऑटो गिर के इम्यून डिजीजेस भी आ रहे हैं अभी, नए नए डिजीजेस ऑटो इम्यून से मर रहे हैं, छोटे छोटे 15 साल का 12 साल का स्कूल के बच्चे गिर के मर रहे हैं। जवान लोग ट्रेडमिल पे खड़े एकाएक धड़ाम गिर रहे हैं, और कोई खोज खबर नहीं है, आदमी दुष्ट आदमी लेने दे रहा, कोई हिसाब किताब नहीं है कितने लोग मरे उस वैक्सीन के बाद। बेशर्मी की हद है। तो मैं तो इसको मास स्लॉटर कहूंगी ना,
और कोविड के बाद, कथुआ कांड के बाद ऐसे कई सारे हादसे हैं जिसके बाद मुझे लग गया कि ये आदमी इतना बड़ा दुश्मन है कि हम पाप करेंगे अगर चुप रहेंगे इसके बारे में। तभी मैं नॉन स्टॉप इसके खिलाफ बोलती रही। अभी जैसे कोविड सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आई है, उसको लेना चाहिए कि नहीं बच्चियों को? क्या बात कर रही है, ये सोचना भी। मैं कह रही हूँ कोई भी ट्रीटमेंट जो सरकार दे मत लो, सरकार के ऊपर मत अपने बच्चों की हेल्थ छोड़ो। वो बच्चों को मार भी देती है, कैंसर भी देती है, बांझ भी बनाती है, इम्पोर्टेंट भी करती है, और 10 और बीमारियां होंगी उसके साथ। और ये ठोक रहा है जबरन, ना भी लोग चाहे स्कूलों के माध्यम से। आप मुझे बताओ, अगर मुझे ट्यूबरकुलोसिस होती है तो कोई सरकार को चिंता नहीं है मैं ट्यूबरकुलोसिस से मर जाऊं, भूख से मर जाऊं, किसी और बात से, गंदे पानी की वजह से, डायरिया से मर जाऊं। इनको चिंता क्यों है कि वो बीमारी जो शायद कभी हो। 12-13 साल की लड़की को वैक्सीन ये कह के लगा रहे हो कि ताकि तुम्हें कभी यूट्रिन कैंसर ना हो। अरे इतनी छोटी मात्रा में यूट्रिन कैंसर होता है, और उनको होता है जो सेक्सुअली बहुत ज्यादा प्रोमिस्कुअस होते हैं। ये छोटी बच्चियां, अभी इनकी मेंस्ट्रुएशन भी शुरू नहीं हुई, आप उनको ऐसी जहरीली चीजें। और आज के दिन सरकार छोटे नवजात शिशुओं को अस्पताल में 25-25 वैक्सीन ठोकती है। तो ये आदमी जेनोसाइडल है कि नहीं? मैं कह रही हूँ वैक्सीन के मामले में ये इतना बड़ा पाप है। जैसे बिल गेट्स को पब्लिकली लॉक करके, जैसे इस्लाम में करते हैं ना, पत्थर मार मार के मारते हैं, बिल गेट्स डिजर्व्स दैट डेथ। और ये आदमी उसके साथ खड़ा होता है, सुनता नहीं है। ग्लोबली इतना विरोध हो रहा है कि ये वैक्सीन बहुत जहरीली है, ये फिर भी नहीं रोक रहा। आयुर्वेद को तबाह करने के लिए इसने WHO के और बिल गेट्स के हवाले आयुर्वेदिक रिसर्च सारी डाल दी। जो ट्रीटी साइन हुआ, वो ट्रीटी साइन होने की क्या जरूरत थी, अब बताइए। जो मुझसे पूछ रही हूँ, आप पूछिए ना इस आदमी से, इस राक्षस से। मतलब कोविड और वैक्सीन के मामले में तो आप माफ कर ही नहीं सकते, बाकी और 10 गुना माफ कर लो, क्योंकि ये भविष्य की पीढ़ियों को तबाह कर रहा है। आज के लोगों को नहीं, केवल नवजात शिशुओं को, उनका भविष्य तबाह कर रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो बचेंगी भी इतनी बीमार होंगी इन वैक्सीन की तरह। मलेरिया कंट्रोल के लिए बिल गेट्स को लाया, जब सब जानते हैं कि उनकी लैब है खास, कि ऐसे किस्म के उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज तैयार किए हैं जो आपको बाइट करें तो वैक्सीन का काम करे। ये उसको बुला रहा है मलेरिया कंट्रोल के लिए। आप माफ करना चाहती हैं? आपकी हिम्मत क्यों नहीं? नेचर के खिलाफ हो गया ना, हर चीज नेचर के खिलाफ। मैं कह रही हूँ मोदी को इसके लिए माफ करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ये तो फिर बोलते क्यों नहीं है? अगर डू योर होमवर्क। आप डरपोक रहोगे और मुझे कहते हो आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, बड़ी बात कर रहे हो। अभी देखिए, मैं एक चैनल की एंकर के हिसाब से आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनली अभी हमारी बात चल रही है जो ऑन एयर जाएगी, यूट्यूब पे कई सारे लोग देखेंगे। अभी देखिए, सर्वाइकल कैंसर बोलिए, ये हमारी फैमिली में भी कोविड वैक्सीन लेने के बाद एक नया डिजीज आया था, पेम्फिगस बल्गरिस, एक डिजीज बॉडी में पूरे घाव हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस। हाँ, तो ये कई सारे, जब मैं वहाँ पे गई, आश्चर्य की बात, उस स्किन डिपार्टमेंट में उन्होंने मुझे सुनने के लिए ये मिला कि ये जो डिजीज़ है पहले नहीं था, 30 साल पहले ये कुछ देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी ये डिजीजेस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस मतलब हमारे बॉडी के अंदर इम्यून पावर हमारा गायब हो रही है। वो कैसे हो रही है? इसको तो कई मात्रा में मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ कि कोविड वैक्सीन हमारे इम्यून पावर को बढ़ाने के वजह से। बोलता क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी ने कभी बोला इसके खिलाफ? नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ वो भी कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब वो भी इंटरनेशनल जो ग्लोबलिस्ट माफिया है उसी के खिलाड़ी हैं। ऑपोजिशन को अगर मान लीजिए हिंदुओं की बात नहीं भी करनी, वैक्सीन के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं हुई तो इसका मतलब क्या? सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसको कोई सही ढंग में ऑपोजिशन दे नहीं रहा।
इसलिए मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ता है जोर जोर से, स्ट्रांगली, कि डर के इस तरह मत दब्बू बन के बैठो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें बचाने नहीं आएगी। इसीलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी नहीं देती हूँ, और मैं डेमोक्रेसी को अपना दुश्मन समझती हूँ। हमारे समाज का जहां भी, जिस देश में डेमोक्रेसी गई है, वहां गुंडा तंत्र ही स्थापित हुआ है। सो आई डोंट बिलीव दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी विल सेव अस। वी हैव टू अपना हिंदू धर्म आधारित अपना इंतजाम हमें करना पड़ेगा, खुद को बचाने का, अपने समाज को। जब से आपकी ये ट्वीट वायरल हुई है उसके बाद सारे इंडिविजुअल जो चैनल ओनर हैं वो आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया, वो आपसे में देखने के लिए मुझे नहीं मिला आपकी इंटरव्यू कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में। और स्पेशली उसके बाद भी एक एंकर आके आपके ऊपर बयान देती हैं कि आपको राज्यसभा की सीट नहीं मिला इसीलिए आप ऐसे कर रही हैं, चित्रा त्रिपाठी जिनके बारे में। तो इसके विषय में आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हो। 2 किस्म के, 3 किस्म के लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते। बहुत से लोग खुश हैं कि मैं मोदी को एक्सपोज कर रही हूँ, लेकिन लेफ्टिस्ट कोई भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं हिंदू पक्ष से बोलती हूँ। लेफ्ट नहीं कभी भी खड़ा होगा हिंदू पक्ष के साथ, और इसलिए मेरी आवाज को सिर्फ दबाएंगे नहीं, डिस्टॉर्ट करेंगे और मेरे खिलाफ उल्टे सीधे बयान देंगे ही देंगे। और ये भी लेफ्ट भी सब फॉरेन फंडेड है, और लेफ्ट भी सब इस्लाम के इशारे पर नाचता है, जिसके इशारे पर मोदी जी भी नाचते हैं। नहीं, जो मीडिया चैनल्स है, टीवी चैनल्स है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल्स तो डरते हैं, उनका तुरंत क्रैकडाउन हो जाएगा, और सबने पैसे लिए, इन्होंने खूब पैसे खिलाए हैं सबको। अब आप उड़ीसा में हैं और आप जानती हैं कि उड़ीसा के साथ कितना अन्याय हुआ, नवीन पटनायक को कैसे उड़ाया गया अनएथिकल मीन से। तो आप वहां बैठ के मेरे साथ बात करने की हिम्मत कर रही हैं, क्योंकि उड़ीसा के लोग इतने खुश नहीं है ना। उड़ीसा के लोगों को भी पता चले ऐसे कोई है जो मोदी जी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, और ऐसे नहीं कि आप सनसनी बात बता रहे हो, जो मतलब बहुत स्ट्रांगली आप अपने जो आवाज है उसको आप रख रहे हो। तो मैं कह रही हूँ, सुनो ना, लेफ्टिस्ट नहीं सुनना चाहते मेरी बात जी, कभी कोई लेफ्ट चैनल नहीं, मेन स्ट्रीम चैनल्स। इनफैक्ट यू शुड नो दिस, 2014 से पहले 2014-15 तक भी मैं लगभग हर दिन टीवी चैनल पे होती थी। आई वाज अ वेरी फेवरेट पैनल गेस्ट ऑन मोस्ट चैनल्स। मोदी के आने के बाद से, अच्छा, लोग सोचते हैं मैंने किताब लिख दी, मोदी तो कितना खुश हुआ होगा मेरे से, कितना ऑब्लाइज फील कर रहा होगा ना। मैंने बोला भी है, मैं इसको किताब देने भी नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था, ये तब तक पता चल गया था ये थोड़ा विकृत मानसिकता का है, तो दूरी रखो अपने को। इन्होंने मुझे सभी टीवी चैनल से ब्लैकलिस्ट कराया हुआ है। ये सिर्फ अभी नहीं, पिछले 10 वर्षों से तो मैं बिल्कुल टीवी चैनल से आउट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी छोटी सी टीवी चैनल शुरू कर ली, यूट्यूब चैनल। तो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स में, क्योंकि वही लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट तबका हावी है, उनको कंट्रोल करना इजी है, क्योंकि वहां से पैसे आते हैं, मोदी जी भी पैसे देते हैं, और जो कन्वर्जन माफिया है वो भी उनको, सो कॉल्ड गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया। तो अब आप देख लीजिए गोदी मीडिया अपनी फजीहत कैसी कर रहा है। और जो इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल बड़े बड़े हैं ना, वो भी लेफ्टिस्ट है, वो प्रो इस्लाम बात करेंगे, मोदी को एंटी मुस्लिम बताएंगे, वो भी झूठा प्रोपेगेंडा जो कब से चल रहा है। कभी हिंदू पक्ष की बात इनमें से किसी के मुंह से नहीं निकलेगी। आपकी जो 12 साल की एक्सपीरियंस है 14 के बाद, तो उसको लेकर के आप अपने जो किताब है मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, उसके कोई पार्ट 2 लाने वाली हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लाऊंगी जी, बिल्कुल लाऊंगी। और आप हमेशा मोदी का असली चेहरा दिखाने की on the right issues, as I said, also very emphatically from a Hindu viewpoint, क्योंकि इस वक्त हम endangered है,
हमारी बात दुनिया में कोई नहीं सुनने को तैयार। हमें चारों तरफ से ये जो कन्वर्जन माफिया है इसने घेर रखा है, ग्लोबली हमको बैकफुट पे किया हुआ है। तो ग्लोबल मीडिया नहीं सुनता हमारी बात, हमारा देश का मीडिया नहीं सुनता हमारी बात, गोदी मीडिया तो क्यों ही सुनेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं, सॉफ्ट कॉपी पोस्ट कर दूंगी मेरी वेबसाइट पर, आने वाली पीढ़ियां पढ़ लेंगी इसका असली चरित्र और चेहरा क्या है। सिर्फ मोदी का नहीं, जो हमारी आज की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कैसे देश को बेच खाया है, ये पता रहना चाहिए। मधु किशोर को हमेशा लोग विवादास्पद कहते हैं, इस टैगलाइन को आप किस तरह लेते हो? दब्बू लोग हैं ना, वो मुझे ऑब्वियसली हजम नहीं कर पाएंगे। यू नो, इफ यू आर अफ्रेड टू स्पीक योर माइंड, तो कोई खुल के बोले तो आपको थ्रेट महसूस होता है कि इसके साथ बैठने में भी कहीं मेरी पोजीशन कमजोर तो नहीं हो जाएगी। मैं सच बोलती हूँ, और अगर कभी गलती से मुझसे कोई फैक्चुअली गलत बात मेरे लेखन में आ गई या मेरे मुंह से निकल गई तो मैं खुद ही करेक्ट कर लेती हूँ, और खुद ही उसके लिए एक्नॉलेज करके माफी भी मांग लेती हूँ कि उस वक्त मुझे ये फैक्ट नहीं पता था, इसलिए मैंने ये कह दिया। अब मैं अपनी पोजीशन रिवाइज कर रही हूँ। होता क्या है, लोग एक पोजीशन लेते हैं, बस उसी के साथ चलते जाते हैं जिंदगी भर, एंड देन मोस्ट पीपल टेक द कन्वीनियंट पोजीशन, जिससे सुरक्षित रहें, जिससे कोई आंच ना आए, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो। मुझे कोई परवाह नहीं। साइड खेलते हैं लोग, हाँ, सेफ गेम खेलते हैं एक तरह से अब मुझे आदत नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट माई सेफ्टी। ईश्वर की आपके जब खिलाफ मर्जी। तो कई स्टेट में, बैंगलोर में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह आपके खिलाफ एफआईआर हैं, तो उसको आप किस तरह लेती हैं? मतलब उन एफआईआर लड़ती हूँ, कोई ज्यादा शोर भी नहीं मचाती, हाय तौबा भी नहीं मचाती। आपने कभी देखा मुझे रोते हुए? नहीं। यहाँ भी केस, वहां भी केस। आई डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड, क्योंकि जब आपने इस देश और धर्म के लिए लड़ाई लड़नी है तो आपको तैयार होना चाहिए। ये राक्षसी फोर्सेस हैं, इनका सामना करने के लिए। और नहीं है तो चुप करके बैठ जाओ, संन्यास लेके बैठ जाऊंगी। जिस दिन मुझे हिम्मत कम हो गई तो शायद मैं देश ही छोड़ दूं। आपको फिर ये डर नहीं देश लगता है मैम? इससे डर नहीं लगता है? आपके फैमिली होंगे, आप कहीं रात में बाहर भी निकलते होंगे। हमने देखा है जिन जिन शख्स ने आवाज उठाई, उनके आवाज को दबाने के लिए कई सारे एक्शंस भी उनके अगेंस्ट में लिया गया है, मरवा दिया गया है, जान के लिए खतरा, ऐसे भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। बट आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा है? मेरे को बहुत धमकियां आ चुकी हैं, मेरे पे 3 मर्डरस अटैक्स हो चुके हैं जब मैं स्ट्रीट वेंडर्स का काम करती थी। तो अगर स्ट्रीट वेंडर्स की 25 साल 20 साल की लड़ाई में मेरे ऊपर मर्डरस अटैक्स हो सकते हैं और मैं डरी नहीं, तो मोदी जी से लड़ाई करना तो उससे बड़ा खतरा है। और सभी कहते हैं मुझे, तुम्हारा भी हिरेन पांड्या जैसे तुम्हें भी उड़ा देता, कहते हैं, बहुत कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं। अब देखिए, मेरा जीवन और मेरी मृत्यु, कितने श्वास हैं, मैं बार बार कहती हूँ, मुझे ईश्वर ने कितने श्वास दिए हैं, वो मेरे हाथ में नहीं, ना मोदी के हाथ में, ना किसी और के हाथ में। और कैसे मरना है ये भी जिसने मुझे जन्म दिया है उसी ने तय किया है कि इसका अंत कैसा होना है। जी। जब मेरे हाथ ही में नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं। और मरना है ना, तो बाथरूम में पैर फिसल के ब्रेन हेमरेज होके कितने लोग मर जाते हैं। ये सिर्फ थोड़े है कि मैं जा रही हूँ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करा देंगे या किसी XYZ से गोली मरवा देंगे। वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो हो सकता है, उसके डर से मैं पहले ही डर डर के मर जाऊं तो क्या फायदा है। इट्स बेटर टू बी डेड देन अलाइव इफ यू हैव टू लिव अंडर फियर। और जबान बंद करके जीना ऐसे समय में जब आपका देश और धर्म दोनों खतरे में है, ये बहुत बड़ा पाप है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे हाथ से कोई भला हो ना हो, कम से कम इतना बड़ा पाप ना हो कि ऐसे समय में जब मेरा देश और धर्म खतरे में है, मैं चुप होके कायर की तरह बैठी रही।
जी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आम सांगे थिले मधुपूर्णिमा किशोर जी की बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहवा सहित अनेक राज मध्य खोलिले आमर आज प्रोग्राम रे आपण मानक जदि ए वीडियोटी भल लगे देन वीडियोटी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी आउ कमेंट बॉक्स रे आपण ए वीडियो रे कौन इन्फॉर्मेशन पाइले आ कौन आपण को ठीक लगिला आपण मतामत दबा को मध्य भूलिबेनी। नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ।